हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम भाषा के विभिन्न रूप और उसके महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भाषा के विभिन्न रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। या ठीक है, इसमें देखिए, जहाँ हम बात करते हैं भाषा की, वहाँ हम ये जानते हैं भली बात कि भाषाओं की संख्या क्या है, असंख्य है। संसार में भी न जाने कितनी सारी ऐसी अनगिनत भाषाएं हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो हमारे इस विशाल देश में भाषाओं की विविधता भी अधिक है। इस दृष्टि से भारत विविधता का राष्ट्र है और ये हमारे देश की विशेषता ही है कि ये विविधता में भी एकता है। ठीक है, अब हमें भाषा के विभिन्न रूप के बारे में जानना होगा कि जो भाषा के रूप है ये कहाँ से आए हैं या फिर कौन कौन से रूप हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और इसी के आधार पर हम अपनी क्रियाविधि करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो बात कर देंगे हम भाषा की, उसमें है कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत को कौन सा स्थान दिया जाए या फिर भाषा को कौन सा स्थान मिलना चाहिए। ये जानने से पूर्व हमें ये भली भांति जानना होगा कि संस्कृत भाषा किस रूप के अंतर्गत आती है, क्योंकि जिस रूप की भाषा होती है, शिक्षक को भी उसी के अनुरूप उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री का निर्धारण करना पड़ता है। इसी के आधार पर हम भाषा को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे प्रथम है मूल भाषा। मूल भाषा क्या होती है, समझिए इसको जरा। मूल भाषा वह भाषा होती है जिससे भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक भाषाओं का उदय हुआ। भारतीय परिवार की मूल भाषा संस्कृत है। इसी तरह यूरोप की सभी भाषाओं का जन्म भी ग्रीक और लैटिन भाषा से हुआ। अतः ये दोनों ही मूल भाषाएं हैं। जो द्रविड़ परिवार है ना, वो भी पहले एक मूल भाषा ही थी, लेकिन परिवर्तन स्वरूप वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अन्य भाषाओं का उद्गम भी द्रविड़ परिवार से हुआ। इसके पश्चात है मातृभाषा। मातृभाषा कहीं ना कहीं लग रहा है ना, मातृभाषा जो बालक अनुकरण करता है अपने परिवार से, अपने माता पिता से या पारिवारिक सदस्य से। बिल्कुल सही। जो मातृभाषा होती है वो बालक जन्म के साथ ही जिस भाषा को अपने माता पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों से सुनता है, उनका अनुकरण करता है, वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। इसके पश्चात है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश के भीतर रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यद्यपि प्रदेश के भीतर अनेक मातृभाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार के लोग ही हैं। और भारत में, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारा देश है वो विविधता में भी एकता है ना। इसी कारण प्रदेश में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और उसी कारण जो अपनी परिवार से जिस भाषा का अनुकरण करता है या फिर जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती है, वही उसकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं? राजकीय कार्यों में करते हैं। भारत में तो वैसे अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को ही भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा मानी गई है, क्योंकि प्रशासन, व्यापार, अन्य मामलों में भी भावात्मक एकता बनाने में इसी को अपनाया गया है। जहां हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, उनमें भी आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है ना। इसी के अंतर्गत है। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर संपर्क भाषा, जिसका हम यूज़ करते हैं मतलब इंटरनेशनल रूप में, और जो हमारे कार्य होते हैं लैंग्वेज फॉर्म्स में जिसे कहते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इसका स्तर क्या होता है? वैश्विक रूप पर होता है। ठीक है, इसमें है वह भाषा जो विश्व के राष्ट्रों द्वारा परस्पर विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। और वर्तमान समय में किसे ये गौरव प्राप्त है? अंग्रेजी भाषा को ये गौरव प्राप्त है। और सबसे अंत में आती है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा कल्चरल लैंग्वेज बोलते हैं ना जिसे हम, वह भाषा जिसमें
किसी देश या समाज या जाति की सभ्यता व संस्कृति के सभी तत्व, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, आचार विचार, सामाजिक परंपराएं व मान्यताएं संग्रहित होते हैं, वह भाषा सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। और भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। वर्तमान समय में इसके अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता इसी दृष्टि से अधिक उपयोगी है। संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की केंद्र सरकार ने इसे 1999-2000 को संस्कृत वर्ष घोषित किया था। ये जो वर्ष था, इसे कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? संस्कृत वर्ष, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि भारत में अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का क्या किया जाए? प्रचार और प्रसार किया जाए। क्योंकि जो भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं हम, उसमें कोई ना कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारे सबसे प्राचीन भाषा होती है। और विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन्हीं प्राचीनतम भाषाओं में से संस्कृत क्या है? सबसे प्राचीन भाषाओं में से मानी जाती है। और इसे देववाणी, सुर भारती के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए संस्कृत के देने के पक्ष में कई सारे विचारक रहे थे और उसके अंतर्गत ही केंद्र सरकार ने जो ये वर्ष है हमारा 1999-2000 को संस्कृत वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ये हमने किसके बारे में अध्ययन किया? भाषा के विभिन्न रूप के बारे में। इसके पश्चात हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वह है भाषा का महत्व, कि जो भाषाएं होती है उसका क्या महत्व होता है। वैसे जो भाषाएं हैं वो उसके बिना क्या है, मनुष्य पशु के समान है और भाषा के कारण ही मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इसका आविष्कार भी मनुष्यों ने किया है और इसका विकास के द्वारा ही मनुष्यों का विकास होता है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे जो संस्कृत भाषा है उसका क्या महत्व है। जो संसार है, इसके अन्य देशों में भी लोग संस्कृति की शैशवावस्था में थे, यानी कि तब संस्कृति अपनी शैशवावस्था में थी और वहाँ धीरे धीरे विकास होना स्वतः प्रारंभ कर रही थी। तब भारत में आर्य लोग सुसम्य और संस्कृत भाषा व साहित्य के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कर रहे थे। उनके इसी ज्ञान ने उन्हें विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाया था। तभी तो मनुस्मृति में वर्णित है, ऐत देश प्रसूत्या सादेशा सग्रं जन्मना स्वस्वचरित्रम शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवा। अर्थात विश्व के प्रत्येक भाग से ज्ञान के जिज्ञासु इस देश के प्रतिभाशाली पंडितों या विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह बात आज सत्य सिद्ध हुई है। भारतीयों को बर्बर और स्वयं को सुसभ्य कहने वाले अंग्रेज भी संस्कृत साहित्य के ज्ञान के सम्मुख न केवल नतमस्तक हुए, बल्कि अनेकानेक विदेशी विद्वानों ने भारत में रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया तथा संस्कृत ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत का महत्व केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है, अपितु यह समस्त संसार के लिए उपयोगी है। इसी को देखकर सर विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृत यूनानी भाषा से अधिक समृद्ध, लैटिन भाषा से अधिक विस्तृत और दोनों भाषाओं से अधिक सुसंस्कृत और परिष्कृत है। ये किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी कही थी। वे ये मानते थे कि इस बात में कितनी सत्यता है कि देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यदि लोग अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीख सकते हैं तो वे संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते हैं, जो हमारी प्राचीन भाषा है। वैसे भारतीय संस्कृति संस्कृत की ही देन है। संस्कृत आयोग ने भी लिखा है कि संस्कृत ही वह भाषा है जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने अपने वैदिक काल में जन्म से लेकर लगभग 4000 वर्षों तक अपनी अभिव्यक्ति संस्थापित की है या फिर स्थापित की है।
ये किस में लिखा है? संस्कृत कमीशन में लिखा है, क्योंकि जितने भी हमारे वेद का वर्णन है ये सभी किस में हैं? हमारे संस्कृत में ही प्रचलित है। भारतीय समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो संस्कृत में ना हो। अस्तु संस्कृत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषागत, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और व्यावसायिक तथा कलात्मक महत्व का हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर इनके महत्व को भी हम व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो सबसे पहले इसका जो महत्व है वो प्रत्येक क्षेत्र में है। साहित्यिक क्षेत्र में भी है, भाषाई क्षेत्र में भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, कलात्मक क्षेत्र में भी है। ठीक है। जो साहित्यिक महत्व है इसका, इसके अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि जो भारत है, हमारे भारत में ज्ञान को सदैव से ही कैसा माना जाता है? पवित्र माना जाता है और इसी ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है। वैदिक कालीन ऋषियों, मुनियों, आत्मदृष्टा योगियों ने सत्य को विभिन्न नामों से स्वीकार करते हुए ज्ञान का प्रचार किया। वेद विश्व की प्राचीनतम रचनाएं हैं जिन्हें साक्षात ब्रह्मा के मुख से निसृत माना गया है, निसृत या फिर उद्धृत जिसे कहते हैं, माना गया है, तथा ऋषिगण केवल मंत्रों के दृष्ट है। देखा है ना, ऋषि लोग केवल मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं, वैदिक काल में करते थे। अब मंत्रों का उच्चारण केवल किस कार्य में रह गया है? जो भी हमारे सांस्कृतिक कर्मकांड होते हैं उसमें रह गया है। लेकिन पहले के जो ऋषिगण थे वो अपने प्रत्येक कार्य को मंत्रों के द्वारा ही करते थे। जैसे कहा भी गया है, रियो मंत्र दृष्टारा, अर्थात कि वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला ही व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करते हुए अपने कार्य का संपादन करता है, वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्मा का ही साक्षात्कार करता है। तभी तो उनके द्वारा जो पंच महावाक्यों है, उन्हीं के द्वारा आत्मा व परमात्मा के अभेद को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मा ततम तत्वमासी, अयम आत्म ब्रह्मा अयम ब्रह्मासी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। ठीक है। इसके अंतर्गत जो अनंत है और आत्मा और परमात्मा, इसके अंतर्गत हम किसी भी वेद शास्त्र के तत्व को जान सकते हैं और अंत तक हमें सत्यता की खोज करते हुए चिर ज्ञान में लीन हो जाना है, और वही हमारा क्या होगा? आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है उसको हम पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है उसको दो रूपों में प्राप्त करते हैं। प्रथम है वैदिक साहित्य और द्वितीय है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो हमारे कालकर्म हैं उसको हम 2 घंटों में विभक्त करते हैं। एक तो हमारा क्या है? चारों वेद है, उससे संबंधित हमारे वैदिक संहिताओं का वर्णन किया गया है। चारों वेद तो पता है ना सभी को, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये हमारे चारों वेद हैं। और इसके पश्चात है जो हमारा दूसरा था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत वह संपूर्ण साहित्य आ जाते हैं जो लोक संचालन के लिए आवश्यक होता है। इससे पूर्व अभी बताया था, पूर्व वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था। ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसके पश्चात आते हैं लौकिक साहित्य में। जो लौकिक साहित्य है इसमें संपूर्ण साहित्य का हम समावेश करते हैं जो लोक संचालन के लिए आवश्यक होता है। यही कारण है कि वैदिक काल में 2 प्रकार की विधाओं, परा और अपरा की शिक्षा दी जाती थी। जैसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, कोश साहित्य, दर्शन साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा संगीत शास्त्र ही है। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत है। तो ये हमारे इसके साहित्यिक महत्व थे।
कि हम जो भी संस्कृत में जो भी साहित्यों का हमने विभाजन किया है वो दो रूपों में किया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक, इसके पश्चात है हमारा सांस्कृतिक महत्व, यानी कि संस्कृत का सांस्कृतिक महत्व क्या है। सांस्कृतिक महत्व किसी भी देश की संस्कृति उसका वह तत्व है जो उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है या फिर मार्ग दिखाते हुए अग्रसर करती है। भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा से अवैध संबंध है। भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक सिद्धांतों, आध्यात्मिक, स्वर्ग नरक, परलोक, सौहार्द, भ्रातृत्व, विश्व बंधुत्व, सहनशीलता, धैर्य, परोपकार, सहानुभूति, दया, धर्म सहिष्णुता पर आधारित होती है। तभी तो इसे विश्ववारा संस्कृति अर्थात यह संस्कृति विश्व द्वारा वर्ण करने योग्य कही गई है। आज समाज की समस्याओं व उसके विघटन का कारण पाश्चात्य भौतिकवादी अधार्मिक स्वार्थपरक संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति है जिसके हम निम्नलिखित भावों का समावेश कर सकते हैं। उस भाव को हम अपने शब्दों में ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तेन त्यक्तेन भुगिचा माँ घृतं कस्यचित् धनम। अर्थात जो कुछ तुम्हें परमेश्वर ने दिया है उसका क्या करो, उपभोग करो, किंतु अन्य के धन का लालच मत करो। लेकिन क्या है, इसका आज विपरीत ही हो रहा है। आज यदि विश्व के सभी लोग सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति का अवगाहन कर ले तो विश्व की सभी समस्याएं कैसी होगी, समाप्त होगी। विश्व में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसका हमें अनुकरण करना होगा और हमें उसी में प्रसन्न रहना होगा जो हमें ईश्वर ने दिया है। और हमें अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमें आत्मसंतुष्टि नहीं है तो हम इसके विपरीत ही कार्य करने लग जाते हैं, जो क्या है, जो सभी के लिए हानिकारक है और जिससे हमारी संस्कृति का हनन भी होता है। ठीक है, इसके पश्चात है सबसे अंत में भाषाई महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा का जो भाषाई महत्व है वो किस प्रकार है। संस्कृत भारतीय परिवार की प्रमुख भाषाएं है। पूर्व में भी बताया है कि जो संस्कृत है वो विश्व की प्राचीन भाषाओं में श्रेष्ठ है। विश्व की सभी भाषाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। प्रोफेसर बोलनेल ने भी कहा है कि इसे संस्कृत अथवा संपूर्ण कहना न्याय संगत है। दूसरी भाषाओं में जो गुण पृथक पृथक उपलब्ध होते हैं उन सभी संस्कृत में एक साथ संग्रह हो गया है। संस्कृत आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी तथा द्रविड़ भाषाओं का पोषक रही है। इसके महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लगभग 1700 क्रिया धातुओं का उल्लेख किया है, जिसमें से लगभग सभी 20 उपसर्ग माने गए हैं। कि व्याकरण के रचनाकार थे ना महर्षि पाणिनि, जिन्होंने हर एक के पूर्व जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है। उपसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो जिस प्रत्येक शब्द में अगर हम पूर्व में कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो एक नया शब्द बन जाता है ना। इसी प्रकार से जो प्रत्यय हैं उसमें भी अलग से शब्द जोड़ देने पर या फिर 10 प्रमुख प्रत्यय जोड़ देने से उसमें और नए शब्द बनते हैं। और जो हमारे उपसर्ग के साथ अगर हम धातुओं को जोड़ते हैं तो उन धातुओं को जोड़ने से भी अलग से नए शब्द मानते हैं या फिर नए शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रकार से लगभग 7 करोड़ शब्द संस्कृत भाषा में हम उपलब्ध होते हैं। तभी तो भारतीय संविधान में भी हिंदी के शब्द भंडार के लिए संस्कृत को प्रश्रय देने की बात कही गई है। यदि विश्व की सभी भाषाओं के नवीन व प्राचीन स्वरूपों की
तुलना की जाए तो स्पष्ट होता है कि सभी भाषाओं का आदिमूल संस्कृत भाषा है। आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है कि संस्कृत नामा दैवी वागन व्याख्याताम महर्षभि भाषाशो मधुरा मुख्य दिव्या गिवाणा भारती, अर्थात संसार की समस्त भाषाओं में से त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा ईश्वरीय भाषा संस्कृत प्रचलित हुई है। वेदमयी भाषा संस्कृत का उद्भव संसार के उत्पन्नकर्ता आदिकर्ता ब्रह्मा से मानी गई है। इसके बारे में भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, अनादि निधनाम नित्याम वाग सृष्टा स्वयंभुभा आदो वेदमयी दिव्याम यतः सर्वाया प्रवर्तः। उनके अनुसार जो समस्त ब्रह्मांड की रचना है वो ब्रह्मा से ही हुई है, और जो हमारी वेदमयी भाषा है उसके उत्पन्नकर्ता भी किसको मानी गई है? ब्रह्मा जी को ही मानी गई है। ठीक है, इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा का महत्व है वो अवर्णनीय है। इसको हम और भी वर्णन कर सकते हैं, या फिर अपना जो वर्गीकरण है इसको हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।